बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला औलाद मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। और पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। आज बड़ा फैसला आ चुका है और भारत को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। हम जानते हैं कि वफाकी काबीना ने आज के इजलास में अहम फैसला ले लिया है। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। हुकूमत पाकिस्तान का ये इकदाम ऑपरेशन बनियान मरसूस में कामयाबी का मोतरफ है। जनरल आसिम मुनीर ये ओहदा पाने वाले मुल्क की तारीख के दूसरे आर्मी चीफ हैं। उनसे पहले अयूब खान पाकिस्तान के पहले 4 स्टार जनरल और वाहिद फील्ड मार्शल थे। वो 1958 में सदर पाकिस्तान बने और तकरीबन 6 साल तक आर्मी चीफ के ओहदे पर फाइज रहे। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की की खबर सुनते ही भारतीय मीडिया में शोक का समा छा गया है। अब इंडियन मीडिया को ये मामला हजम नहीं हो रहा और उन्होंने अभी इस मामले पर लंबी लंबी ट्रांसमिशन शुरू कर दी हैं, क्योंकि और तो उनके पास कुछ है नहीं सिवाय पाकिस्तान के अंदरूनी मामला को उजागर करने और झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के अलावा। और आली सतह पर तो वैसे ही उसको जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। अपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की वजह से एक झूठ को छुपाने के लिए और झूठ। बात करें एक और झूठ की तो भारत ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया तो दफ्तर खारजा ने उसकी तरदीद कर दी है। और साथ ही साथ सिख रहनुमाओं ने भी इस बयान को झूठ का पलंदा करार दिया। एक्स पर जारी करदा पैगाम में सिख रहनुमा कहना था कि हिंदुस्तान हमारे गुरुद्वारे पर हमले का पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है। पाकिस्तान से सिख भाई बहुत प्यार करते हैं। हमें याद है कि किस तरह इंतहा पसंद हिंदुओं ने हमारे दरबार साहिब को हिंदू मंदिर में तब्दील कर दिया था। दूसरी जानिब भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने भी ट्रंप की सालसी के किरदार को एक तरफ कर दिया है। विक्रम मिस्री का कहना था कि पाक भारत जंगबंदी 2 तरफा थी। ट्रंप खुद ही स्टेज पर आ गए और क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। तो वहीं ट्रंप सरकार ने एक बार फिर भारत को बड़ा झटका दे दिया है। जी हां, अमेरिकन ऐवान ने यह फैसला किया है, एक बिल मंजूर किया है जिसके तहत अमेरिका में मुकीम भारतीय शहरी जब अपने मुल्क को रकम भेजेंगे तो उसके ऊपर 5% इजाफी टैक्स टैरिफ अदा करना होगा। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका में 45 लाख भारतीय मुकीम हैं जो अपने वतन रकम भेजते हैं। 2024 में भारत को मौसूल होने वाली मजमूई तरसीलात 118 अरब डॉलर्स थी, जिनमें से 28% यानी 32 अरब डॉलर सिर्फ अमेरिका से आए थे। अगर ये कानून नाफिज हो जाता है तो भारतीय कम्युनिटी को सिर्फ इस टैक्स की मद में 1.6 बिलियन डॉलर अदा करने होंगे। यकीनन इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सियासी मामलात की बात करेंगे। तहरीक इंसाफ की क़यादत किसी बड़े एहतजाज की प्लानिंग में मसरूफ नहीं है। बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक बानी की अभी तक किसी बड़े धरने की कॉल नहीं मौसूल हुई। जबकि बैरिस्टर गौहर का आज कहना था कि दुआ है जल्द बानी PTI को रिहाई मिल जाए क्योंकि वो नाहक कैद में हैं। अदालती मामलात का रुख करें तो आज भी मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जहां 2 जजेस का इख्तलाफी नोट मौजूद बहस रहा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 6 मई का हुक्मनामा पढ़वाया और बोले दोनों जजेस ने दरखास्तें नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले कल भी बताया था कि इन 2 जजेस की अपनी ख्वाहिश थी कि वो बेंच में नहीं बैठेंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा इख्तलाफी नोट लिखने वाले जजेस ने तो मेरिट्स पर भी बात की है। वकील बोले उन 2 जजेस ने फैसला किया ही नहीं है। 13 रुकनी फैसले पर 11 जजेस नजरसानी नहीं सुन सकते। इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन ऑफकोर्स सबसे पहले बात होगी जो हमारी काबीना का बड़ा फैसला है तरक आर्मी चीफ को ऑन द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। दैट इज़ यकीनन बड़ी डेवलपमेंट है और पूरी कौम फ़ख्र से यकीनन जानती है कि पाक फ़ौज ने जिस तरह भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है, पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है, सीना हमारा और चौड़ा हो गया है और इस फैसले के ऊपर हर कोई खुशियाँ बांट रहा है, मिठाइयाँ बांट रहा है, मुबारकबादें दे रहा है फील्ड मार्शल आर्मी चीफ को। गुफ्तगू भी करेंगे। इसके ऊपर मेरे साथ पैनल मौजूद है। मैं वेलकम करना चाहूँगा अपने साथ प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है रिजवान खानजादा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और हमें दूसरे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी से, हमें अली राशिद ज्वाइन कर रहे हैं। साथ साथ अली राशिद हमारे साथ वक्त मौजूद है। वेलकम अली, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर योर टाइम। अब्दुल्ला हमीद गुल हमें कुछ लम्हों में ज्वाइन कर रहे हैं। साथ साथ PMLN से आमना हसन शेख साहबा हमें ज्वाइन करेंगी, कर चुकी हैं आमना साहबा, थैंक यू फॉर कमिंग। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले मैं रुक करना चाहूँगा PTI का। रिजवान साहब, मैं समझता हूं कि फील्ड मार्शल का ओहदा मिलना आर्मी चीफ को पूरी कौम के लिए बड़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। जिस तरीके से आर्मी चीफ ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, मुआशी हालात को संभाला, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, सियासी मामलात भी हम देख रहे हैं कि अब सुलझ रहे हैं। आपकी नज़र में कितनी बड़ी खबर है ये रिजवान साहब, और व्हाट इज़ टू बी, हम क्या एक्सपेक्ट करें, अब क्या हमारे आर्मी चीफ नेक्स्ट अचीव करने वाले हैं? रिजवान खानजादा साहब।
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तला जुतई साहब बहुत शुक्रिया। मैं आर्मी चीफ साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं पूरी फ़ौज को मुबारकबाद पेश करता हूँ PTI की तरफ से। जिस तरह फ़ौज ने पूरी कौम का सर जो है फ़ख्र से बुलंद किया है इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देते हुए, और हमें आर्मी चीफ से, अपनी फ़ौज से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। हमारी पूरी कौम को वाबस्ता हैं। पूरी PTI के वर्कर आर्मी चीफ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस तरह आर्मी चीफ ने पूरी दुनिया के मसाइलों को देखा, पाक फ़ौज की तरह लेके चले, सपा सलार का किरदार अदा किया, तो मैं ये समझता हूँ कि आर्मी चीफ साहब इस वक्त PTI के मसले हल करेंगे। PTI के कायद, PTI के बानी, PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब को भी रहा करेंगे। PTI की तमाम क़यादत को रहा करेंगे। PTI के वर्करों को रिहा करेंगे। PTI पाक फ़ौज के साथ है। ये मुल्क भी हमारा है, ये फ़ौज भी हमारी है। हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ खड़े हैं, इंशाअल्लाह ताला खड़े रहेंगे। बिल्कुल ठीक, यानी आपने कह दिया कि इंटरनल मामलात में भी जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं उनको भी आर्मी चीफ, हमारे नए फील्ड मार्शल आने वाले वक्त में सुलझा देंगे। अली राशिद, अब आपकी नज़र में कितनी बड़ी खबर है ये? क्या इम्पैक्ट होगा इसका? भारत इस खबर को कैसे देख रहा है? और क्या जो हमारे PTI वाले भाई ख्वाहिश कर रहे हैं कि अब इंटरनल पॉलिटिकल मैटर्स भी रिजॉल्व हो जाएंगे? योर व्यूज ऑन इट अली राशिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैसला है जो हुआ है और होना भी चाहिए। उन्होंने जो लीडरशिप का मुजाहरा किया है, नॉट जस्ट ये अभी जो इंडिया के साथ हमारी कन्फ्रंटेशन हुई जिसमें इंडिया लेफ्ट विद ब्लडी नोज, उसके अलावा भी अगर आप ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस देखें तो स्टेबिलिटी लाने में, जब उनके आने से पहले और होने के बाद एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन की तरफ मुल्क जा रहा था। चीज़ें और जब से वो आए हैं, डॉलर भी स्टेबल है, इकोनॉमी भी सही है, हुकूमत भी सही चल रही है, टेररिज्म के खिलाफ उनके इनिशिएटिव्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और एक मोरल हाई हुआ है आर्मी का। और जाहिर सी बात है उनकी लीडरशिप, और ही इज ऑन द सेम पेज। जो सिविल हुकूमत है उनके साथ मिलके काफ़ी चीज़ें जहां उनको अपना रोल प्ले करना है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम थिंग कि ये चीज़ होने जा रही है। और जाहिर सी बात है इट्स अ नाइटमेयर फॉर इंडिया, इसलिए कि जिस शख्स ने उनको इंडिया की नींद हराम कर दी, जिस शख्स ने इंडिया एडवेंचरिज्म करना चाह रहा था, कोशिश की और उनको मुंह की खानी पड़ी। और हम सबको पता है कि किस वजह से ये हो रहा था कि एक इंडिया में जब अनफॉर्चुनेटली जब भी इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो कैंपेन में पाकिस्तान को टारगेट करते हैं। एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट इंडिया में बिकता है तो वो इलेक्शंस में यूज करते हैं। और हमें पता है बिहार में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो मोदी ने ये गलत फैसला किया या गलत फहमी थी कि मैं थोड़ा एडवेंचर करूंगा तो वहां से कुछ होगा नहीं, तो मैं आई विल बी ए हीरो। मगर वो बैकफायर हो गया। पाक फौज ने अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने उनके 6 जहाज गिराए और फिर सब चीजें हुई और इन टेस्टिंग टाइम साबित करके दिया, ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी खुशाइन चीज है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैडम आमना, मैं आपके पास इसलिए आखिर में आऊंगा क्योंकि आप रूलिंग पार्टी हैं, दैट्स व्हाई आई एम कमिंग टू यू इन द एंड। सॉरी आपको इंतजार कराना पड़ रहा है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपने 6 दिन पहले ही अपने ट्विटर पे लिख दिया था कि ये इकदाम होना चाहिए। मुझे बताइए इस इकदाम का इम्पैक्ट क्या होगा? इससे पाकिस्तान को मजीद क्या फायदा होगा? इससे मजीद हम कौन से टारगेट्स अचीव करेंगे? और ये कितनी बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए? अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो जाहिर है पूरी कौम को, जनरल आसिम मुनीर और उनकी फैमिली को मुबारकबाद हो, और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू साहब को जो है वो मुबारक हो कि उनकी भी मुद्दत मुलाजमत में जो है वो तौसी की गई है। और ये मेरे ख्याल में ये उन्होंने रिस्पेक्ट दोनों ने अर्न की है, जिसको कहते हैं ना, ये वो उसके जायज़ हकदार है। आईनी और कानूनी तौर पर फील्ड मार्शल का ओहदा उनको मिलना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि जब जंग जीतता है कोई सिपा सालार तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह इस ओहदे के ऊपर फायज किया जाता है। ये 5 स्टार का एक ओहदा होता है, इसमें सेरेमोनियल भी होता है। और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर के अंदर पहले आर्मी चीफ जो थे, पहले कमांडर इन चीफ कहलाते थे, जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कमांड करते थे।
और उस जमाने में फिर जो है वो बाकायदा जनरल टिक्का खान को पहले आर्मी चीफ के तौर पर मुतारिफ कराया गया। लेकिन कमांडर इन चीफ का मतलब यह है कि जाहिर है वो तीनों फोर्सेस के ऊपर कमांड, लेकिन फिर पाकिस्तान के अंदर एक और ओहदा क्रिएट हुआ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जो है स्टाफ कमेटी वो कहलाया गया, जो कि इस टाइम पे टेक्निकली आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से जो है वो सीनियर होता है, उसमें रुतबे के लिहाज से होता वो 4 स्टार है। लेकिन क्योंकि अब ये 5 स्टार बन गए हैं तो देखना यह है कि ज्वाइंट चीफ का ओहदा जो है वो क्या रहेगा। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से जनरल अयूब खान साहब के साथ उनके साथ एक जनरल मूसा खान 4 स्टार के तौर पर सर्व किया उन्होंने, और फिर जनरल याहिया खान जो थे वो भी 4 स्टार के तौर पर उनके साथ सर्व किए। देखना यह है कि क्या जो अभी, क्योंकि जाहिर है ये अभी इसकी तफसीलात आना बाकी है, कबल अज वक्त होगा कुछ भी कहना, लेकिन क्या आर्मी चीफ जो है उसकी नई तकर्री होगी, कोई नए आर्मी चीफ भी आएंगे, और क्या यानी ये पॉसिबिलिटी है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब रहेंगे और एक आर्मी चीफ भी दूसरा आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है? जी, ये टेक्निकली मैं माजी को सामने रखते हुए आपको ये बता रहा हूं। माजी में सर एक ही फील्ड मार्शल पहले आया, आप अयूब खान के दौर को सामने रख के बता रहे हैं? जी, तो अयूब खान साहब के दौर के अंदर जो है ना 4 स्टार थे ना, मैंने तो आपको दोनों के नाम बता दिए, तो इसलिए ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। अब देखना ये है कि क्या फिर ज्वाइंट चीफ का जो ओहदा है उसका क्या होगा, क्योंकि वो टेक्निकली तो सीनियरिटी लिस्ट में है, लेकिन 5 स्टार जब बन जाएंगे तो जाहिर है 4 स्टार सीनियर नहीं होता। इसका दुनिया में क्या इफेक्ट होगा, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो भारत के ऊपर इफेक्ट होगा। भारत जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जी ये जंग उन्होंने जीत ली है, तो बड़ा वादे हो जाएगा कि दुनिया ने इस चीज को एक्नॉलेज किया है। ये कोई पाकिस्तान अकेला नहीं कह रहा कि ये जंग हमने जीती है, बल्कि अमरीकी अखबार कह रहे हैं, बरतानवी अखबार कह रहे हैं, फ्रांस के अखबार कह रहे हैं, और अरब दुनिया जो है वो कह रही है। तो एक पूरी दुनिया जो है वो ये बात कर रही है कि जनाब पाकिस्तान ने ये जंग जीता है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ये है कि सीनियरिटी के अंदर आ जाएंगे तो हम मनसब दुनिया के कहीं भी दौरों पे जाएंगे तो जनरल आसिम मुनीर साहब का एक एलिवेटेड उनको एज हासिल होगा 5 स्टार के तौर पे। आप मादी के अंदर अगर झरोकों में जाएं तो दुनिया में एक ही 6 स्टार जनरल था जिसका नाम था हिटलर, और एडोल्फ हिटलर जो थे वो फेहरर कहलाते थे। उनके नीचे तकरीबन 18 फील्ड मार्शल जो थे वो मौजूद थे। ये दुनिया में इसके अलावा कोई और ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है। पाकिस्तान जो है वो एक छोटा मुल्क है और जाहिर है पाकिस्तान जो है वो अपनी दिफा के लिए उसने फौज रखी है, ना कि अपनी जो सरहदों की बढ़ोतरी के लिए। इसलिए मेरे ख्याल में एक ऐसी जंग जिसके अंदर पूरी कौम जो है वो सुरखरू हुई, इज्जत मिली, अफवाज पाकिस्तान को हौसला मिलेगा, और साथ ही साथ जो है मेरे ख्याल में जो मुद्दत मुलाजमत के अंदर जो आईनी तौर पर अभी तौसी की गई थी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चीफ की, उसके अंदर भी वो लोग जो शायद ये सोच रहे थे कि उनका पता नहीं मुस्तकबिल क्या होगा, क्या वो 3 स्टार तक महदूद रहेंगे, तो ये शायद एक ओपनिंग उन लोगों को भी मिल सकती है जो मेरे ख्याल में फौज के अंदर भी एक बहुत अच्छा पैगाम देगा। और मेरे ख्याल में ये ओहदा जो है ये एक बहुत अच्छा है। जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो पैगाम दिया वो बड़ा अहम है। उन्होंने कहा ऐसे 1000 आसिम मुनीर जो है वो इस पे कुर्बान है पाकिस्तान की सलामती और बका और हिफाजत के लिए। ये एक बहुत अच्छा पैगाम है और मेरे ख्याल में इससे उनका हुब्बुल वतनी जो है वो टपकती है। पूरी कौम की ख्वाहिश थी। मेरा ट्वीट का आपने जिक्र किया, मैं ममनून हूँ हुकूमत पाकिस्तान का जिन्होंने मेरी बात को जो है वो अहमियत दी, और जाहिर है उनको अपना भी इस चीज का एहसास है। मैं कौन होता हूँ उनको कोई तजवीज देने वाला। अब्दुल्ला भाई, एक मुश्किल सवाल पूछने की इजाजत चाहूंगा आपसे। जी जी सर, इस जंग के अंदर किरदार आर्मी चीफ का भी, एयर चीफ का भी, नेवल चीफ का भी। अब एयर चीफ को सेकंड एक्सटेंशन मिल गई, डोंट यू थिंक नेवल चीफ को भी मिलनी चाहिए थी कुछ सर इजाफी टाइम अवार्ड में? देखिए, नेवल चीफ का जो है वो मामला यह है कि ऐसा वॉर, नेवी की वॉर जो है वो नहीं हुई, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हुई। ऑल्दो कि वॉर गेम्स जरूर हुई, लेकिन नेवी की बराह रास्त कन्फ्रंटेशन नहीं हुई। इसलिए हो सकता है कि इसको भी जो है वो मलूज़े खातिर रखा जाए, लेकिन फिलहाल अगर करना होता तो ये अभी तक सामने आ जाता। फिलहाल क्योंकि एयरफोर्स और आर्मी जो थे वो फ्रंट लाइन के ऊपर थे, इस वजह से। और सबसे बड़ा लोग ये आज बात कर रहे हैं कि जी एयर चीफ के हवाले से मैं ये बताना चाहता हूं कि फैसला जंग करने का और उनको एक जबरदस्त किस्म का करारा जवाब देने का किसी और का नहीं बल्कि सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर का था।
और इस वजह से उनको ज्यादा पजीराई, क्योंकि देखिए ना, कमांड जो कर रहा होता है पाकिस्तान फौज की कमांड, जैसे मैंने आपको माजी के झरोकों में कहा कि फील्ड जो कमांडर इन चीफ कहलाता था, तो कमांडर इन चीफ का जो ओहदा है, मेरे ख्याल में आप देखते हैं कि ये बरतानवी स्टाइल के ऊपर सीडीएस का कमांड जाएगा या फिर उसको फील्ड मार्शल का जो हमारा एक तरीका कार रहा है उसके। बहरहाल ये एक बहुत अच्छा फैसला है। बिल्कुल ठीक। मैडम आमना, आपकी नजर में क्या आज पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री लीडरशिप की जो ताल्लुकात हैं, रिलेशनशिप है, क्या वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं? आप इस फैसले को कैसे देखती हैं? आपकी नज़र में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार पाकिस्तान के मुस्तकबिल को किस तरह बेहतर करने जा रहा है, इसके ऊपर अपनी राय दीजिएगा मैडम। थैंक यू वेरी मच। मैंने तमाम गेस्ट की बात बड़े गौर से सुनी और आई थिंक सबसे पहले तो मुझे खुशी इस बात की है कि हम सब लोग इस एक पेज पर हैं कि जैसे सिपा सालार आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान को जिन मुश्किलात से निकाला, सिर्फ निकाला नहीं, देखिए एक बात, ये एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि दुनिया कभी ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी जिस लेवल का जवाब पाकिस्तान ने दिया, जिस तरह से पाकिस्तान ने जिस खूबसूरती से डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, वॉर फ्रंट के ऊपर जिस तरह से अपने सिपा सालार की क़यादत में जंग जीती है, वो कभी किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और इंडिया इस भूल में था कि शायद हम इनके साथ ऐसे करेंगे तो दोबारा से जो है हम कोई अपना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अपना इलेक्शन जो है वो हेट स्पीच की बेसिस के ऊपर जैसे पहले वो करते रहे वो कर लेंगे। लेकिन आई थिंक, और बार बार हमारे जो DG ISPR है वो कहते रहे कि वी रिजर्व द राइट टू टेक एक्शन एट अ प्लेस एंड टाइम ऑफ आवर चूजिंग। और उस वक्त मुझे ये भी याद है कि उस वक्त पाकिस्तानी आवाम में थोड़ी सी जो है इम्पेशेंट भी हो रहे थे, थोड़े से घबराहट भी हो रही थी कि हम कुछ कर क्यों नहीं रहे, हम कुछ कर क्यों नहीं रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जब हमने जवाब दिया तो हमने जवाब ऐसा दिया जिसकी गूंज सिर्फ इंडिया तक नहीं पूरी दुनिया तक गई। और उसकी एक जीती जागती मिसाल जो इस वक्त इस पूरे सीज फायर के अंदर जो अमेरिका का किरदार रहा, मैं उनको भी इस बात पे सराहना चाहती हूँ कि जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो रोल प्ले किया और उन्होंने जिस तरीके से इसके अंदर सीज फायर करवाया, क्योंकि इंडिया ने जाके, सीधी सी बात है, इंडिया की इतनी सख्ती नहीं थी और उनको पता चल चुका था कि अगर जंग हुई, खुदा ना खास्ता अगर चीजें, इफ थिंग्स गेट वर्स, तो हम तो कभी भी इनसे मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर आपने उनका राफेल जेट गिरा लिया, वो जहाज जिसके बारे में इंडिया नहीं पूरी दुनिया में ये क्लेम किया जाता है कि उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, उसको जो है पाकिस्तान की फोर्सेस ने अगर शिकस्त दी और एक नहीं 5 जहाज उनके गिराए, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, उनकी बेसिस जो है वो तबाह की, उनका S-400 जिसको कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि वो हम खत्म कर सकते हैं, उनको उसको अटैक किया। So Alhamdulillah, I am very proud as a Pakistani, as a Muslim. Also, I would like to say कि जिस तरह से मैं समझती हूँ कि there's a very emotional part to it for me at least. मैडम आमना, मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। क्या पाकिस्तान की 76 इयर्स की हिस्ट्री में आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के और आर्मी चीफ के ताल्लुकात हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं? कभी पहले प्राइम मिनिस्टर के और आर्मी चीफ के इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे जितने आज हैं मैडम। 110% एंड आई थिंक कि मेरे जवाब से ज्यादा इस वक्त जो पाकिस्तान को पजीराई मिल रही है पूरी दुनिया में, वो चीख कर ये बता रही है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई सिविल मिलिट्री लीडरशिप इकट्ठी टुगेदर एज वन फोर्स, एज वन टीम इतनी स्ट्रांग नहीं हुई जितनी आज की क़यादत मजबूत है। क्योंकि पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह जो इज्जत मिल रही है, जो पाकिस्तान को स्ट्रांग फुटिंग मिल रही है, जो पाकिस्तान ने जंग जीती है, जो पाकिस्तान ने अपना मकाम कायम किया है, वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। सो आई एम वेरी हैप्पी और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ जनरल सैयद आसिम मुनीर को टू बी ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ अ फील्ड मार्शल। और मैं समझती हूँ कि वाकई में आज तक नॉट ओनली आपने कहा कि इतने सालों की हिस्ट्री में, मैं समझती हूँ कि वाकई इससे पहले ना ऐसा हुआ, ना मैं समझती हूँ कि इसके बाद हमें कोई ऐसा सिपा सालार मिल सकता है कि जिसने पाकिस्तान का झंडा जो है वो पूरी दुनिया में बुलंद किया। भारत अभी अपने पुराने झूठों को छुपाने में लगा हुआ था कि अब फील्ड मार्शल की खबर आ गई है जिससे बड़ा परेशान है। खैर, आज जो भारत ने नया झूठ फैलाने की, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, वो ये था कि पाकिस्तानियों ने सिखों की मुकद्दस जगह जो उनका टेंपल है, गोल्डन टेंपल, उसको टारगेट किया है, निशाना बनाया, जिसके बाद दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने आके पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को बताया कि नहीं, पाकिस्तान किसी मजहबी जगह को टारगेट नहीं करता, पाकिस्तान कभी किसी सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट नहीं करता, शहरियों को टारगेट नहीं करता। और ये एक और झूठ है। और फिर सिख रहनुमाओं ने भी आकर
सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट पे हर जगह आके बता दिया है ये भारतीय झूठ है। मैं याद है अमृतसर पे भी भारत ने मिसाइल गिराए थे और बोल दिया था कि पाकिस्तान ने गिराए, सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान खालिस्तान तहरीक को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से सिख बरादरी पाकिस्तानियों को अपना भाई कहते हैं। और जिस तरह पहले भारत ने कोशिश की थी कि पाकिस्तान को चाइना से दूर किया जाए, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सिखों से दूर किया जाए, क्योंकि ये ताकतें अगर मिल जाती हैं तो फिर भारत को मुंह की खानी पड़ती है। खैर, भारतीय झूठ का जवाब मैं ये गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा आमना साहिबा से, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने उनसे आखिर में लिया था। आमना साहिबा, आपकी नज़र में पहले ही वो अपने एक झूठ को कवर कर रहे हैं, ये सिखों के हवाले से पाकिस्तान को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, और फील्ड मार्शल की भी खबर आ गई। भारत एक झूठ को छुपाने के लिए लाख झूठ कह रहा है, पाकिस्तान जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपका ओपिनियन मैडम इसके ऊपर? चला, आई थिंक ये आपने कहा कि उनका एक झूठ, मेरा ख्याल है कि उनकी तो आज तक की सियासत जो है मोदी सरकार की, वो झूठों की बेसिस पे ही बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक झूठ बोला। आज से पहले उन्होंने जितने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए, जिस तरह से, और झूठ की आपने बात की, तो माशाल्लाह से जो इंडियन मीडिया है, मेरा ख्याल है जो किरदार उन्होंने इस बार प्ले कर दिया, मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करती हूँ। आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू द मीडिया ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि आप लोगों ने जितना पॉजिटिव किरदार रोल किया, उतना ही गलीज और नेगेटिव रोल जो है वो इंडियन मीडिया ने प्ले किया। सुबह दोपहर शाम उन्होंने झूठ बोले। सो अनफॉर्चुनेटली मैं समझती हूँ कि आपने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने एक तो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात की लाइन लगा दी, सिर्फ ये एक इल्ज़ाम नहीं लगाया, इससे पहले पहलगाम से लेके आज तक देखें तो मेरा ख्याल है कि सैकड़ों झूठ वो बोल चुके हैं। और दूसरे झूठ जो उन्होंने बोले कि जी हम कराची पे कब्जा कर चुके हैं, कराची पोर्ट हमारा हो चुका है, पिंडी में आग लग चुकी है, लाहौर में जंग का समा हो चुका है। सो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक कि अब इससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला कि एक वक्त था कि शायद हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया होता कि इंडिया ने ये इल्जाम लगाया, लेकिन इस वक्त जो करंट स्टेटस है पाकिस्तान और इंडिया का, पूरी दुनिया के सामने आया हो चुका है कि किसका क्या रोल है, किसकी पॉजिटिविटी क्या है, किसकी नेगेटिविटी क्या है, कौन इस वक्त ह्यूमैनिटी में। मैंने एक बात असेंबली में अपनी तकरीर में भी कही थी कि इस सारी चीजों में इंडिया सिर्फ जंग नहीं जीता, जंग नहीं हारा, इंडिया जो है वो ह्यूमैनिटी में हार गया है। बात यह है कि जिस वक्त आप छोटे बच्चों के कत्ल के ऊपर जश्न मनाने लग जाएं, जब आप इंसानियत के खिलाफ प्रोपोगेंडा करने शुरू हो जाएं, जब आप लाशें गिरा के अपनी सियासत चमकाने लग जाए ना, तो आपकी सियासत, आपकी जिंदगी वैसी बेमकसद हो जाती है। सो आई डोंट सी अ प्रॉब्लम इन दिस, इन द मैनर कि मैं उनसे इससे बेहतर की उम्मीद भी नहीं कर रही थी। और मेरा नहीं ख्याल कि जितना क्लैरिटी के साथ पहलगाम के वाकये के बाद से अभी तक जितनी क्लैरिटी के साथ इंडिया के झूठ दुनिया भर पे आया हो गए हैं, मुझे नहीं लगता कि इंडिया अब कुछ भी कह दे किसी भी बात पे। बल्कि एक और झूठ उनका याद आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह आज जनरल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान उनको बना दिया गया। तो मुझे एक और बात याद आई कि इंडिया ने तो ये भी कहा था कि जी जनरल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो अपनी नौकरी से निकाले गए हैं और उनको अरेस्ट किया जा रहा है और वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। सो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इनके झूठों के ऊपर हमें राइट मैडम, सॉरी टू इंटरप्ट, वक्त का मैं इस सेगमेंट में मैं चाहूंगा कि मैं आगे बढ़ूं। अली राशिद साहब, आपकी नजर में क्या भारत पाकिस्तानियों को सिखों से लड़वा सकता है झूठ के जरिए? देखिए, नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा हो सकता है। आई थिंक जो सिख भाई हैं वो सब जानते हैं, हमने हमेशा उनको कोशिश की है कि हम जितने भी पाकिस्तान में उनकी टेम्पल्स हैं, जगहें हैं, गुरुद्वारे हैं, उनको एक्सेस दें, और वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। और सिख कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तानी ग्लोबली जानती है कि कौन उनका दुश्मन है, कौन कैनेडियन सॉइल पे, यूनाइटेड स्टेट्स के सॉइल पे असैसिनेशन प्लॉट्स कर रहा है। ये कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा कि इंडिया मुलविस है सिख के कम्युनिटी की असैसिनेशन में, अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा। तो ये इंडिया पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है, उनके झूठ जो हैं उसका कोई हल नहीं है। और झूठ भी ऐसे कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए, ऐसे ऐसे झूठ आपने उनकी मीडिया पे देखा होगा कि जब ये वॉर चल रही थी, वॉर मॉन्गरिंग वो कर रहे थे, वो पाकिस्तान के दुनिया उन्होंने कॉन्कर कर चुके थे उनकी मीडिया के मुताबिक। मगर देखें, अब यहाँ देखना यह है कि प्रॉब्लम है क्या। आप जिस खित्ते में हैं, जिस रीजन में, इंडिया की पाकिस्तान से तो बनती नहीं, पाकिस्तान से आपकी नहीं बनती, बांग्लादेश में आपने इंटरवेंशन की हुई थी, बांग्लादेश से आपकी नहीं बनती, नेपाल से आपकी नहीं बनती, श्रीलंका से आपकी नहीं बनती, चाइना से आपकी नहीं बनती। तो यू आर द प्रॉब्लम, इंडिया इज द प्रॉब्लम। और अब दुनिया को बैठ के इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है कि ये मजीद बिगाड़ की तरफ चीजें नहीं जाएं, right. और
ये मजीद इलाकों में अपनी दहशतगर्दी और जैसे कनाडा के सोइल पे, यूनाइटेड स्टेट्स में बढ़ चढ़ के और ये चीजें साबित हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान जो पहले माजी में चीजें कहता था, वो चीजें सब वैलिडेट हो चुकी हैं, साबित हो चुकी हैं। एंड आपने जैसे देखा होगा कि ये जो वॉर हुई उस तरह से डिप्लोमेटिकली भी इनकी एक हार थी कि एक कंट्री ने आके इंडिया का साथ नहीं दिया, एक कंट्री इंडिया के साथ आके नहीं खड़ी। बिल्कुल ठीक। जो अमेरिका उनके साथ आके खड़ा हुआ, उसकी भी वो बुराई करना शुरू हो गया। अली राशिद, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपकी नजर में पाकिस्तानियों को सिखों से लड़ाने की साजिश भारतीय क्या बेनकाब हो गई है? विल इट हैव एनी इम्पैक्ट? अब्दुल्ला साहब, नामुमकिन है कि सिख जो है पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हों। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से करतारपुर राहदारी खोली और फिर हमने देखा कि जिस तरीके से सिखों के मजहबी त्यौहार को यहाँ इज्जत दी जाती है, उनको वीज़े की सहूलत दी जाती है। पाकिस्तान ने बावजूद इसके कि इंडिया ने तमाम जो है वो पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर दिए, उसके बावजूद हमने सिखों के वीज़े जो है उनके होली मुकामात पे आने के लिए उनके खोले रखे। दूसरी बात यह है कि कोई सिख जो है इस टाइम पे इंडिया का मीडिया नहीं देखता, बल्कि खालिस्तान जो है वो मीडिया देखता है, खालसा मीडिया देखता है। और खालसा मीडिया जो है उसके अंदर हकायक सारे नजर आते हैं। और उनको भूला नहीं है ऑपरेशन ब्लू स्टार जो 1984 में हुआ था अकाल तख्त के ऊपर, और जिस तरीके से वहां गोल्डन टेम्पल के ऊपर इंडियन फौज ने धावा बोला था, वो उनको संत जरनैल सिंह भिंडरावाला को मार दिया था। तो वो सिख भूले नहीं है। भारत इतना भोला ना बने। 6 मिसाइल उन्होंने बैलिस्टिक मारे हैं, उनका ये एक जुर्म है। उससे पहले उन्होंने एक अग्नि मिसाइल मारा। कभी किसी दुनिया के मुल्क ने जो है अपनी अकलियतों के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल नहीं मारे, और इसी वजह से पूरी दुनिया में से किसी ने पाकिस्तान को मोरद इल्जाम नहीं ठहराया। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को फौरी चाहिए कि मामला जो है वो इंटरनेशनली लेके जाएं और इंक्वायरी डिमांड करें कि जनाब किसने अमृतसर के ऊपर मिसाइल मारे, क्योंकि उसके रिमेन्स मिल जाते हैं, सैटेलाइट के ऊपर ट्रेसेस मौजूद होते हैं। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो कि नजर ना आ जाए। लेकिन जो दूसरी बात इसके अंदर बड़ी मैं वो जरूरी करना चाहूंगा, देखें पिछला आपका एक सवाल था जिसके अंदर वो कहा कि जी पहले कभी कोई इस पेज पे नहीं आए। नहीं, पहले भी लोग जो है आर्मी और सिविल मिलिट्री रिलेशन जो थे वो बहुत अच्छे पेजेस पे रहे हैं, लेकिन मीनिंगफुल पेजेस के ऊपर आना, यानी कि उनका मंतकी कोई अच्छा नतीजा निकलना, ये एक और बात है जो कि मेरे ख्याल में मौजूदा वक्त के अंदर हम देख रहे हैं। तीसरी बात जो उसके अंदर है कि पीटीआई की क़यादत जो है वो जनरल आसिम मुनीर नहीं निकाल सकते। उसकी वजह यह है कि वो एक कानूनी दायरे के अंदर रह के वे ये हुकूमत पाकिस्तान भी नहीं कर सकती, बल्कि कोई करेगा तो ये अदालत करेगी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर जो है जिस तरीके से हमने देखा 9 मई और दीगर मामलात, देखिए ये कोई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब नहीं, बल्कि उनके इदारों के ऊपर हमले हैं, और ये एक फर्द वाहिद इसको माफ नहीं कर सकता। अब्दुल्ला भाई मैं इसके ऊपर आपसे गुफ्तगू करूंगा बिल्कुल ब्रेक के बाद। मुझे आपसे इसी के ऊपर गुफ्तगू करनी है। मैं चाह रहा हूं कि ये राउंड कंप्लीट हो जाए। रिजवान साहब, आपकी नजर में भारतीय झूठ से क्या पाकिस्तानियों और सिखों में इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं? देखें जी जतोई साहब, जहाँ तक सिखों का ताल्लुक़ है, सिखों को ज़माने कदीम से पाकिस्तान सपोर्ट करता रहा है, करता रहेगा। इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को पाकिस्तान सपोर्ट करता है, इंशाअल्लाह ताला करता रहेगा। जिस तरह कायदे आज़म को कोई नहीं भूल सकता, डॉक्टर कदीर ख़ान को कोई नहीं भूल सकता, तो इस तरह जनरल हमीद गुल साहब को भी कोई नहीं भूल सकता। जो इनकी खिदमात हैं पूरे पाकिस्तान के लिए सब जानते हैं। ना हम इंडिया से डरते हैं ना डरेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंडिया को हमसे डरना चाहिए, क्योंकि हमारे पास लड़ने का जज्बा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के जब हमारा फ़ौजी चलता है तो उसको भागने का रास्ता नहीं है, वो शहीद होने के लिए जाता है। और जो फ़ौजी शहीद होने के लिए लड़ते हैं, ना वो डरते हैं, ना वो भागते हैं, ना वो झुकते हैं। तो इंडिया हमारे साथ ना लड़ सकता है और ना लड़ेगा तो जो इसने ये खाई है इससे ज़्यादा मार खाएगा। बिल्कुल ठीक। आर्मी चीफ के फील्ड मार्शल बनने के बाद बहुत सारे पाकिस्तानी ये कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम भी पाकिस्तान में आना चाहिए, और उसके लिए जरूरी है कि साबिक वजीर आजम को जेल से निकाला जाए। लेकिन मेरे प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद 2 मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की 2 बड़ी स्टेटमेंट्स आपके सामने रख रहा हूं। एक तरफ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल साहब इमरान खान को जेल से नहीं निकाल सकते, अदालतें उनको निकालेंगी, सिस्टम से निकलेंगे वो। दूसरी तरफ मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान खानजादा साहब, और वो ये कहते हैं कि इमरान खान अपनों की वजह से जेल में हैं, और रिजवान साहब है भी पीटीआई से।
तो मैं पूछूंगा आपसे रिजवान साहब, पहले आपकी तरफ आता हूं, आप बताइए कि वो कौन से अपने हैं जिनकी वजह से इमरान खान जेल में हैं, और क्या आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज के लिए दुनिया भर में ये मैसेज जाना चाहिए कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने न सिर्फ दुश्मन को धूल चटाई बल्कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामला जिस तरह मईशत में उन्होंने बेहतरी लेकर आए हैं उसी तरीके से सियासी इस्तेकाम में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। रिजवान साहब देखिए तल्ला जतोई साहब, मैंने पहले ही कहा था कि आर्मी चीफ साहब सब कुछ कर सकते हैं। आर्मी चीफ साहब के पास जो पावर है, फील्ड मार्शल साहब वो सब कुछ कर सकते हैं। इमरान खान को बाहर भी निकाल सकते हैं, इस्तेकाम भी ला सकते हैं, मुल्क से करप्शन भी खत्म कर सकते हैं, एक एक शख्स को इंसाफ भी फराहम कर सकते हैं। बात यह है कि करना चाहें तो। और जहां तक आपने बात की कि इमरान खान साहब अपनों की वजह से जेल में हैं, बिल्कुल मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि इमरान खान साहब कुछ अपनों की वजह से जेल में है। 8 फरवरी को जो इस कौम ने जो इमरान खान को वोट दिया है, 8 फरवरी, ये 47 की जो हुकूमत है किसने बनाई, क्यों बनाई, सबको पता है। मैं माजी में नहीं जाना चाहता, मैं इस मुल्क को तरक्की की तरफ देखना चाहता हूं। इमरान खान ने जो ख्वाब देखा रियासत मदीना का, हम उसकी ख्वाहिश रखते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये समझौता हो जाए, इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाया जाए। और मैं चाहता हूं कि आसिम मुनीर साहब इसको हल करें, इन मामलात को पीटीआई के तमाम कारकुनों को, लीडरान को समेत इमरान खान साहब को रिहा करवाएं। अब बात रही अदालतें रिहा करेंगी, अदालतें जो रिहा करेंगी तो हम अदालतों से भी अपील करते हैं कि आप इंसाफ करें। बात रही 9 मई की, तो मैं हमीद गुल साहब, अब्दुल्ला गुल साहब जो हैं, ये इनसे कहता हूं कि जी फिर मैं कहूंगा कि 9 मई बहाना था और इमरान खान निशाना था। अपनों की वजह से इसलिए बंद है कि जो करोड़ों वोट, अपनों को क्या फायदा होगा इमरान खान को जेल सर में डाल मसला के? यह है जतोई साहब के जिन लोगों को इस कौम ने वोट दिया, 8 फरवरी को जिन लोगों को इस कौम ने वोट दिया वो मजे कर रहे हैं, वो असेंबलियों में बैठे हैं, वो तनख्वाहें ले रहे हैं, वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, और इमरान खान साहब जेल में हैं। अब जब हम रिहाई की बात करते हैं, हम धरनों की बात करते हैं, हम निकलने की बातें करते हैं, तो ये हमें बार बार फिर टीवी पे ले आते हैं कि जी अब मुज़ाकरात हो रहे हैं, अब छोड़ा जा रहा है, अब डील हो रही है, अब फलां हो रहा है, अब फलां हो रहा है, ये फलां हो रहा है। अब ये वर्कर पीटीआई का खत्म हो चुका है। अब हम सिर्फ और सिर्फ अलीमा खान साहिबा की तरफ देख रहे हैं। पीटीआई का वर्कर, पीटीआई का वोटर, पीटीआई का सपोर्टर इस वक्त अगर यकीन करता है तो सिर्फ अलीमा खान साहिबा की तरफ करता है, उनकी बातों पर यकीन करता है, और हमें किसी भी ओहदेदार की बात पर यकीन नहीं है। गौहर खान जो कह रहे हैं कि इस हफ्ते इंशाल्लाह इमरान खान रिहा हो जाएंगे, ये सिर्फ बातें हैं, इन पर यकीन ना करें। ये वर्करों को लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है गौहर खान साहब की तरफ से। रोड पे आना चाहिए और आएंगे। ये अगर आप कह रहे हैं कि एहतजाज नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये मसला नहीं होगा तो एक एक वर्कर रोड पे होगा, अब्दुल्ला हमीद गुल झंडा भी होगा और झंडा भी होगा, फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपका ओपिनियन पहले आ चुका कि आर्मी चीफ इमरान खान को जेल से नहीं निकालेंगे, अदालतें निकालेंगी, लेकिन आपका ये ओपिनियन है सर कि ये दुनिया के लिए एक पॉजिटिव इमेज जरूर होगा कि जब वो फील्ड मार्शल बनते हैं और मुल्क को सियासी इस्तेहकाम का तोहफा भी देते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब देखें, बहुत बहुत शुक्रिया इनके जज्बात और एहसासात का। इन्होंने बड़े अच्छे कलिमात मेरे वालिद साहब के लिए अदा किए, मैं ममनून हूं। लेकिन मैं इसको जरा रिफ्रेश कर देता हूं। 9 मई बहाना था और कायदे आजम का पाकिस्तान निशाना था, और अफवाज पाकिस्तान जो है वो भी निशाना था। और जब 9 मई का मामला पूरा नहीं हुआ तो फिर 7 मई को बराह रास्त हमला हुआ। तो 9 मई से 7 मई का सफर जो है वो हमें नजर आ गया। तब जिन्ना हाउस के ऊपर हमला किया गया, फिर जिन्ना के पाकिस्तान पर 7 मई को हमला किया गया। इसलिए पहली बात तो इसको समझें। दूसरी बात यह है कि आर्मी की हाई कमांड और खास तौर पे डीजीआई SPR इस पे 2 नहीं बल्कि 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये मामला अदालतों में है और अदालतें जो भी करेंगी वो करेंगी। तो मेरे ख्याल में ये तासुर हमें नहीं देना चाहिए कि ये कोई किसी फर्द वाहिद के हाथ के अंदर है। ये फर्द वाहिद के हाथ में नहीं है और ये अदालत का मामला है। इंटरनेशनली इसको दुनिया देख रही है, और अगर इमरान खान साहब मासूम हैं, इसके अंदर जो है वो बेकसूर हैं, तो यकीनन वो और उनके साथी जो भी बेकसूर है उसको फारिग होना चाहिए मुकदमात से। लेकिन दूसरी जानिब मुझे ये बताइए कि क्या 9 मई का वाकया पेश आया?
चाहे कोई भी है, तला साहब, चाहे मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन मुझे सजा मिलनी चाहिए। अगर मुझे सजा नहीं मिलेगी तो रोजाना रियासत के ऊपर हमले होंगे, चाहे उसके अंदर कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। अब्दुल्ला साहब, क्या सजा मिली नहीं है? क्या सजा मिली नहीं है? नहीं, देखें, बात यह है कि अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो 9 मई के हवाले से जो उनके ऊपर 9 मई के मुकदमात हैं, उनकी सजाएं जो है मजबूत अंदाज में देनी चाहिए, वरना हर रोज कोई उठेगा, रियासती इदारों के ऊपर हमला करेगा और फिर इसके अंदर पूरी फौज के ऊपर हमला किया गया, एयरफोर्स के ऊपर हमला किया गया, ISI के ऊपर हमला किया गया, आर्मी के ऊपर हमला किया गया, पाकिस्तान के चाकी के पहाड़ों के ऊपर हमला किया गया, रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमला किया गया। ये वो बातें हैं जिसका पूरी दुनिया ने सर, सीज फायर तो भारत के साथ भी हो गया। सर, सीज फायर तो भारत के साथ भी हो गया। सीज फायर भारत के साथ हुआ क्योंकि, लेकिन क्या भारत दोस्त बन गया? ये बताइए ना, भारत दुश्मन का दुश्मन रहा। थैंक यू अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, थैंक यू रिजवान साहब। आपके ये शो का वक्त तमाम हो गया है। व्यूअर्स, आई विल सी यू टुमारो। अपना ख्याल रखिएगा, सोशल मीडिया पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।